अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, केसी के यूनिट्स हमने ड्राइव किए थे। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो केसी का एक्सप्रेशन था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वो किस तरह से लिखते हैं, ये हमने सीखा था। आज हमने देखना ये है लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। चैप्टर नंबर जो 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसमें जो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि लेक्चर नंबर 3 से लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने ड्राइव किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फ्रॉम अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसके बाद हमने उसका एक्सप्रेशन और यूनिट्स देखे। आज हमने देखना ये है कि उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आखिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। आखिर जो हमारे पास केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उससे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा कि आज हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। हम नंबर 1 पे देखेंगे कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा जो हमने देखना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन जो है उसकी हदबंदी या हद की पेशन गोई हम किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन आपके पास हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए कि इस वक्त हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है। प्रैक्टिकली जरा एग्जांपल के साथ देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको मैंने क्या करवाया है जी, प्रोसीड करवाया है। अब देखिएगा कि अब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अब मुझे कोई कहता है कि आपके पास जो टाइम है, फॉर एग्जांपल अभी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो मुझे कहा यह जाता है कि आपके पास 25 सेकंड्स पे ये जो रिएक्शन है ए, बी और सी और डी, यानी कि ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं ये मिलके सी और डी बना रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा है। और मुझे ये कहा जाता है कि जो टाइम 25 सेकंड है, टी कितना है आपके पास, 25 सेकंड, मुझे ये कहा जाता है कि इस टाइम पे हमें क्या बताया जाए, इस टाइम पे हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो बताई जाए कि 25 सेकंड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर क्या है, चल रहा है। क्या ये फॉरवर्ड है, क्या ये बैकवर्ड है, या ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है। तो देखिएगा कि हम केसी की वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे क्यूसी की वैल्यू का, रिएक्शन कोशेंट का, तो मुझे इसका जो जवाब है वो क्या होगा, मिल जाएगा। अब देखिएगा कि हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक टर्म बोली है क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट, वो क्या होता है। तो देखिएगा कि रिएक्शन कोशेंट जो है मेरे पास क्यूसी, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वो कंसंट्रेशन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। देखिएगा कि इधर मैंने क्या लिखा है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और साथ में ये आपको टी नजर आ रहा है। तो ये टी क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये टी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने इस रिएक्शन की एग्जाम्पल दी है, तो इधर मेरे पास जो कंसंट्रेशन होगी 25 सेकंड्स पे, तो उस 25 सेकंड्स पे जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होगी, उसको फाइंड करके जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। तो रिएक्शन कोशेंट जो होता है, क्यूसी जो होता है, ये आपके पास क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है, हम उनकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, क्यूसी की। तो स्टेटमेंट देखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, आपसे कहा जाता है कि 25 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 2, 3, 4, जितना भी है,
ठीक है जी। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि जिस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे हमें बताइए कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, तो आपने क्या कहना है कि हमें एक चीज प्रोवाइड कर दी जाए कि इस टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। किस वैल्यू को? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो देखिएगा कि रिएक्शन कोएफिशिएंट की हमने बात कर ली कि ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगी उन दोनों का जो डिवीजन होगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू देगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू देगा। ठीक है जी। अब देखिएगा कि कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड एट सम टाइम टी। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये आपके पास टाइम टी पे जो कंसंट्रेशंस मेजर की जाती हैं उसके लिए आप टर्म यूज करते हैं क्यूसी की। इसके लिए हम केसी की टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि केसी तो आपके पास क्या है, ये तो वो कंसंट्रेशंस होती हैं जब आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कौन से स्टेज पे होता है? इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होता है। तो देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। अब देखिएगा कि इसके साथ मैंने कोई टी नहीं लगाया क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे टाइम पे नहीं है। ये जो कंसंट्रेशन है ये हमें के बता रहा है कि ये रिएक्शन तो कौन सी स्टेज पे चला गया है? इक्विलिब्रियम की स्टेज पे चला गया है। ये जो कंसंट्रेशन है ये हमें इस के सिंबल से पता चल रहा है कि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की किस पे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं। तो देखिएगा कि ये वो कंसंट्रेशंस हैं आर मेजर्ड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने देख लिया कि हमारे पास क्यूसी क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे, अगर वो हम इंसर्ट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है रिएक्शन कोएफिशिएंट की। उसके बाद केसी के बारे में हमने देख लिया। तो अब हम इन दो वैल्यू से किस तरह से अपने रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो देखिएगा we can predict the direction of a chemical reaction at any particular moment by comparing the numerical value of QC and KC। यानी कि जो दो आंसर मेरे पास आएंगे, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी KC की और QC की, उन दोनों वैल्यू का मैं कंपैरिजन करूंगा। जाहिर सी बात है कि मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो KC की वैल्यू ज्यादा होगी QC से, या तो केसी की वैल्यू कम होगी क्यूसी से, या फिर दोनों वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। यही तीन आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जब भी आप दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, या तो वो एक दूसरे से बड़ी होंगी या छोटी होंगी या क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आइए जरा देखते हैं कि ये तीन पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास क्यूसी जो है ये लेस देन है केसी के, क्यूसी जो है अगर आपके पास क्या हो? लेस देन केसी। अगर आपके पास क्यूसी लेस देन केसी हो तो देखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट की, क्यूसी की वैल्यू को केसी की वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया, तो हमें पता चला कि हमारे पास जो क्यूसी का आंसर आ रहा है वो तो स्मॉलर है किससे? केसी से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास क्यूसी की जो वैल्यू आई है 0.001 मोल है, सॉरी 0.001 कर लें जी, ठीक है जी। यूनिट्स के चक्कर में अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि ये रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि यूनिट्स आएंगे या नहीं आएंगे। इसके बाद देखिएगा केसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाती है 0.1। अब इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए तो आप कहेंगे कि हमारे पास ये जो क्यूसी की वैल्यू है ये क्या है? स्मॉलर है, और केसी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है।
अगर इन दो वैल्यूज को देखें आप, तो QC की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। किससे कम आ रही है, KC से कम आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो डायरेक्शन है रिएक्शन की, वो कौन सी है, वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है। वो कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। आप कहेंगे सर ये हमें पता किस तरह से चल गया कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। ये तो हमें पता चल गया, ये तो हम याद भी रख लेंगे कि जहां पे QC की वैल्यू कम होगी, इफ QC इज लेस देन KC, तो वहां पे रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। मगर ये आपने कैसे बता दिया हमें, तो देखिएगा कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं, अभी मैक्सिमम है। रिएक्टेंट्स क्या हैं, अभी हमारे पास ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, ये जो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, ये रिएक्टेंट्स की वैल्यू जो है वो क्या है, रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या है, लार्ज है। और मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग ये चीज सीख चुके हैं कि जब भी डिवीजन आप करते हैं, तो अगर नीचे आपके पास वैल्यू ज्यादा हो तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आता है, कम आता है। आंसर हमेशा क्या आता है, कम आता है। नहीं तो अपने अपने कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास QC में किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है 0.001 मोल है, और रिएक्टेंट्स जो है मेरे पास वो हैं 2 मोल फॉर एग्जांपल। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करके देखिएगा। अब इस वैल्यू को देखिए 2 और ये 0.001, इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जब कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू भी कम होगी। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो, रिएक्टेंट्स की ज्यादा हो, तो वहां पे QC की वैल्यू कम हो जाती है। और जब QC की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है KC से, तो आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाता है, रिएक्शन आपके पास मूव ऑन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो देखिएगा कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उतना आपके पास आंसर क्या आता है, कम आता है। ये मैथमेटिक्स का क्या है, रूल है। अब देखिए कि इसकी रीजन क्या है। अब इसकी रीजन क्या है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिएगा, इन दिस केस द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस देन, मैंने क्या कहा इधर कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि QC कम होता है KC से, तो ये किस सिचुएशन में होता है, तो आप उसे एक ही जवाब देंगे। एक मैंने आपको ये बता दिया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का बता दिया। दूसरा, अगर पेपर के अंदर आता है तो आप ये 3 लाइनें लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट्स की, वो कम है। तो जब मुझे बताएं आप कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो चीज है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसके दूसरी साइड पे कौन है, रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ना, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। और जब रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये रिएक्शन तो कौन सा होता है, फॉरवर्ड होता है। तो देखिएगा, इन दिस केस द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं, रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं तो वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगी। क्लियर है जी। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमने देख ली कि अगर QC लेस देन होगा KC से तो रिएक्शन हमारे पास जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब दूसरा केस जो हमने देखना है, इस केस के अंदर
QC की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, KC से। तो देखिएगा कि अगर QC की वैल्यू ज्यादा है KC से तो जाहिर सी बात है कि अब रिएक्शन कौन सी साइड पे जाएगा, रिवर्स के अंदर। तो सेम देखिएगा कि इसके ऑपोजिट करना है आपने कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC इज ग्रेटर देन KC, अगर आपके पास QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, रिवर्स होगी। क्या होगी, रिवर्स होगी। अब रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स ने टूटना होता है किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। अब जब रिवर्स रिएक्शन का रेट ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ज्यादा हैं। तो अभी वही मैथमेटिक्स वाला रूल याद रखें ना जरा, कि अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर के अंदर आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में कम आएगी क्योंकि रिएक्टेंट्स कम है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली KC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। इन दिस केस द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर, कि अब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसने रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो करके किसके अंदर चेंज होना है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होना है। तो देखिएगा कि आपके पास क्या होता है, इन दिस केस द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, द रिवर्स रिएक्शन विल अकर एंड मोर रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड। क्यों, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं। अब इसके बाद देखिएगा तीसरी कंडीशन, जहां पे QC और KC की वैल्यू क्या है, कंपेरेबल है, ठीक है जी, तकरीबन क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब QC और KC इक्वल हैं तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, हम तो कह देते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी स्टेज पे है, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है, यानी कि दोनों इक्वल रेट्स के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के रेट्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। देखिएगा in such cases forward and reverse reaction takes place at same rate and equilibrium has been attained। तो वो बात वही आ गई कि equilibrium attain हो गया क्योंकि दोनों के रेट्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब देखिएगा इसकी रीजन क्या है, the actual concentration of products and reactants are equal, दोनों के क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल हो चुकी हैं। the reaction will attain equilibrium स्टेट। तो सिंपल से ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, मैथमेटिकली भी बता दिया, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो थ्योरेटिकल किस तरह से लिखना है वो भी बता दिया, ये आपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि हमारे पास प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमने किसी रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो देखना है, किसी रिएक्शन की जो हदबंदी है उसकी पेशन गोई करनी है, क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, या क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा। तो ये भी हम KC की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द एक्सटेंट इन विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि रिएक्शन किस हद तक होगा, क्या रिएक्शन जो है अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, क्या रिएक्शन आपके पास कंप्लीट नहीं होगा, या क्या रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाएगा। तो ये 3 तरह के जो केसेस हैं हमें देखने को मिलते हैं कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है, नहीं जाता, अगर जाता है तो क्यों जाता है, अगर नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता। तो ये सारे केसेस हम देखेंगे वन बाय वन विद रीजन। तो सबसे पहला केस है कि अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप कहते हैं कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए KC की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है, उसके लिए KC की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा KC की लार्ज वैल्यू की इधर एग्जांपल लिखी हुई है कि KC इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 22। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आपके पास
ये जो वैल्यू आ रही है केसी की 2.2 इंटू 10⁻22, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। इसके आगे आपके पास कितने जीरो हैं? इसके आगे आपके पास कितने जीरो हैं? 21 जीरो हैं। 22 के आगे 21 जीरो लगाएं और वैल्यू इमेजिन करें कितनी बड़ी है। तो देखिएगा कि जब आपके पास केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पे आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो नेग्लेजिबल हैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं? नेग्लेजिबल हैं। देखिएगा, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन the reaction mixture have almost products and reactants are negligible अब जहां पे आपके पास Kc की वैल्यू लार्ज होगी वहां पे आपने समझ जाना है कि आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है। अब देखिएगा कि मेरे पास Kc किसके इक्वल होता है? Kc तो मेरे पास इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब जब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है, मैथ के अंदर क्या होता है कि डिनोमिनेटर जितना आपके पास स्मॉल होता है उतना आपके पास आंसर क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। तो देखिएगा कि आपके पास इस केस में क्या है? इस केस में आपके पास केसी की वैल्यू लार्ज है। तो जब केसी की वैल्यू लार्ज है तो समझ जाएं कि इसकी वैल्यू क्या है? कम है। रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या है? कम है। अगर आप इसको एक और अंदाज से देख लें तो देखिएगा कि केसी जो है हमारे पास, केसी जो है हमारे पास, ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। तो अब इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं शॉर्टकट माइंड में रखने के लिए। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? रिवर्स है। तो रिवर्स रिलेशन में अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर आपको कोई कहता है कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपने अंडरस्टूड ये बात है, आपके माइंड में आनी चाहिए कि अगर केसी की वैल्यू बढ़ रही है तो रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन में एक चीज कम होने से दूसरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है जी? अब केसी और प्रोडक्ट्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब जब कोई कहता है कि केसी की कंसंट्रेशन केसी की वैल्यू ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिएगा, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, द लार्ज वैल्यू ऑफ Kc indicates that at equilibrium position the reaction mixture have almost products। क्योंकि मुझे पता है कि Kc की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। तो जब प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं और रिएक्टेंट्स आपके पास नेग्लिजिबल हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सारी की सारी प्रोडक्ट बन चुकी हैं। अब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ये हमेशा क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। अरे आखिर ऐसा होता क्यों है? तो आप लोगों ने एक स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों ने यह सीखा होगा। उसमें क्या सीखा था आपने? उसमें यह सीखा था कि हर एटम रिएक्ट इसलिए करता है ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। यानी कि अनस्टेबिलिटी की जो स्टेज है वो एलिमेंट्स और एटम्स को भी पसंद नहीं है। तो अब आपके पास प्रोडक्ट्स ज्यादा है, रिएक्टेंट्स कम है, तो रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो अनस्टेबल है। रिएक्टेंट्स क्या है? अनस्टेबल है। यानी कि जब मैं बात करूंगा कि मेरे पास रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है और रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं?
अनस्टेबल हैं। तो रिएक्टेंट्स अनस्टेबल हैं, तो इसलिए वो दोबारा से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्टेबल हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं, अनस्टेबल है। तो देखिएगा, अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन मिक्सचर हैव ऑलमोस्ट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि आपके पास क्या है, अनस्टेबिलिटी ड्यू टू दियर अनस्टेबिलिटी। अरे किसकी अनस्टेबिलिटी, रिएक्टेंट्स की अनस्टेबिलिटी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबिलिटी की स्टेज पे रहना पसंद नहीं करते, वो हमेशा किसको तरजीह देते हैं, स्टेबिलिटी को तरजीह देते हैं। तो इस वजह से Kc की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है, और Kc की लार्ज वैल्यू इस चीज का हमें साइन देती है, इस चीज की तरफ इशारा करती है कि ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये भी मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट्स ज्यादा क्यों हैं, क्यों Kc की वैल्यू ज्यादा क्यों है, विद रीजन चीजें आपको बताई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा केस देखिएगा, जहां पे Kc की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। अब याद कीजिए वो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन, मैंने इसमें क्या कहा था कि जब आपके पास Kc की वैल्यू कम हो, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स क्या हो चुके हैं, ज्यादा, क्योंकि Kc और रिएक्टेंट्स इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है। अब Kc की वैल्यू अगर कम हो गई है तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स बढ़ चुके हैं। तो बात यह है, देखिएगा, द स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर हैव ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स। उधर क्या है आपके पास, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि अब रिएक्टेंट्स स्टेबल हैं, क्या हैं, स्टेबल हैं। और आप मुझे बताएं, जो स्टेबल होता है वो रिएक्ट करता है, जो स्टेबल होता है वो उसी स्टेज के अंदर रहना क्या करता है, पसंद करता है। फिजिक्स के अंदर आप इसे इनर्शिया का नाम भी देते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोग नोबल गैसेस का जब आपने पढ़ा था तो आपने यही उधर बात की थी कि ये नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल जो एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की जो स्टेज है उसको क्या कर चुके होते हैं, अचीव कर चुके होते हैं। तो देखिएगा, the small value of Kc indicates that at equilibrium position the reaction mixture have almost reactants and very small conversion of reactants into products। अब भाई रिएक्टेंट स्टेबल है, उनको क्या जरूरत है रिएक्ट करके क्या बनाने की, प्रोडक्ट बनाने की। तो इसकी रीजन देखिएगा, दिस स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इंडिकेट्स दैट रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल। तो जब रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट का बनाने का नाम ही नहीं लेते, तो ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट होंगे, तो आप कहेंगे कि सर नहीं कंप्लीट होंगे। तो पॉइंट देखिएगा, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन। MCQ अगर आपके पास आ जाए, अगर आपके पास MCQ आ जाए कि आपके पास ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन जिनकी Kc की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, क्या वो कंप्लीट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ऐसे रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट नहीं होते। क्लियर है जी। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी कि अब ना बड़ी है ना छोटी है। अब देखिएगा इधर Kc इज इक्वल टू 0.211। अब ये क्या है, मॉडरेट वैल्यू है, क्या है, मॉडरेट वैल्यू है। अब जब ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। देखिएगा, सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक एग्जांपल भी दी है, N2O4 और 2NO2 के दरमियान ये रिएक्शन हो रहा है। इसके लिए Kc की वैल्यू कितनी है, 0.211। 0.211 इसके लिए क्या है, Kc की वैल्यू है। तो अब ये Kc की वैल्यू क्या बता रही है, ये Kc की वैल्यू ये बता रही है कि ये N2O4 जितना डिकम्पोज हो रहा है 2NO2 के अंदर, तो 2NO2 जो है ये उतने ही मिकदार में दोबारा से क्या हो रही है, रिकम्बाइन हो रही है। अब देखिएगा, N2O4 की क्या हो रही है, इधर डिकम्पोजिशन हो रही है, और NO2 ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है, कंबाइन होके दोबारा क्या बना रहा है, N2O4। तो हम क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ Kc, ये जो मॉडरेट वैल्यू है Kc की, ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ये एक चीज को इंडिकेट कर रही है कि डीकंपोजिशन ऑफ N2O4, यानी कि N2O4 जो टूट रहा है ना NO2 के अंदर, और जो कॉम्बिनेशन है NO2 का N2O4 के अंदर, ये क्या है, कंपेरेबल है। ये क्या है, कंपेरेबल है। तो आप देखिएगा कि आज हमने ये जो दो सिंपल से टॉपिक्स पढ़े हैं, इस टॉपिक को लेके स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, याद वो कर लेते हैं, रटा वो लगा लेते हैं कि एक पॉइंट का, बाकी उसके ऑपोजिट कर देते हैं, मगर उसके पीछे की जो लॉजिक है, पीछे की जो साइंस है, उसका उनको इल्म नहीं होता। और 3 डिफरेंट तरीकों से मैंने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई एक पॉइंट आपके माइंड में जरूर बैठ गया होगा। तो ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो एसिड, बेसिस और साल्ट्स पे है। चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है आपका थोड़ा सा लेंथी है और इसको साथ साथ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन बेस्ड जो वर्क है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। चैप्टर नंबर आपके पास जो 10 है और चैप्टर नंबर जो 12 है, इसमें थोड़े से रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये चैप्टर जो हैं ये आपसे टाइम मांगेंगे और प्रैक्टिस की जो है डिमांड करेंगे। तो आपने क्या करना है, इनको साथ साथ देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी बच्चे ने को प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए जाएंगे, तो आपने उनको क्या करना है, देख लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एसिड, बेसिस और साल्ट्स वाले चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।